गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के नियम अथवा अल्पकाल में उत्पादन फलन, लॉज ऑफ रिटर्न्स और प्रोडक्शन फंक्शन इन द शॉर्ट रन। उत्पादन फलन हमें ये बतलाता है कि समय के एक निश्चित अवधि में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से उत्पादन में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। उत्पादन के साधनों की मात्रा तथा उत्पादन की मात्रा के मध्य भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। इनमें मूल्यों का समावेश नहीं होता है। उत्पादन के साधनों और उत्पादन के मध्य संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। इसे गणित की भाषा में निम्न प्रकार समझा जा सकता है। The functional relationship between input and output is called production function. The production function tells us with a given technology what will be the resultant output with different combination of inputs. The physical relationship between inputs and output is production function. In a mathematical formula, production function can be expressed as given below. O इजकल टू एफ ब्रैकेट ए बी सी डी एंड ई है। इसका मतलब है कि जो आपका आउटपुट है ओ मीन उत्पादन है, वो फंक्शन है, उसका वो जो संबंध है वो किस पे डिपेंड है, ए बी सी एंड ई। मतलब जो उत्पादन के साधन है, जो कोई भी हो सकते हैं, श्रम हो सकती है, पूंजी हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, तो विभिन्न प्रकार के जो भी उत्पादन के साधन हैं उन पर हमारा उत्पादन निर्भर है। उत्पादन के विभिन्न साधन छोटी छोटी इकाइयों में विभाज्य होते हैं। जिस समय अवधि में उत्पादन फलन का अध्ययन किया जाता है उसके लिए ये मान लिया जाता है कि तकनीक अथवा प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फर्म सर्वश्रेष्ठ तकनीक का प्रयोग करती है, ये भी मान लिया जाता है। जब भी हम उत्पादन फलन का अध्ययन करेंगे तो टेक्नोलॉजी को हम स्थिर मान के चलते हैं कि जो तकनीकी है वो दी हुई है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यदि परिवर्तन होता है तो फिर हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। इसलिए हम उत्पादन की तकनीकी को दिया हुआ मान के चलेंगे। Assumption of production function. The production function is based on certain assumption as given under. It is related with the given period of time. एक निश्चित समय दिया हुआ होगा। During short period, production function is based on one fixed factor of production while other factor or production are variable. कि अल्पकाल के अंतर्गत हमें एक साधन को स्थिर मान के चलते हैं और अन्य साधनों को परिवर्तनशील मान के चलते हैं। ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन हैज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेरिएबल एंड इवन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी। तो यदि दीर्घकालीन अवधि है तो उसमें सभी जो साधन होते हैं वो वेरिएबल परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन फलन की सामान्य विशेषताएं: भौतिक मात्रा में संबंध, मूल्यों का समावेश नहीं किया जाता है, तकनीकी दी हुई होती है, एक विशेष समय अवधि होती है और साधनों का प्रतिस्थापन। क्योंकि साधनों का एक से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापन किया जा सकता है, अर्थात एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का उपयोग किया जा सकता है। जैसे श्रम के स्थान पर पूंजी का उपयोग किया जा सकता है और पूंजी के स्थान पर श्रम का उपयोग किया जा सकता है। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं, जबकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। क्योंकि दीर्घकाल में हमारे पास लंबा समय होता है तो उसमें हम सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो अल्पकाल है उसमें हमारे पास समय बहुत कम रहता है और उसमें हम सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक वस्तु ले रहे हैं, वस्तु एम, उसके उत्पादन फलन सारणी यहाँ पे बना रहे हैं काल्पनिक। तो यहाँ पे देखिए एक साइड हमने श्रम की इकाइयाँ ली है और पूंजी की इकाइयाँ है। और तो देखिए जब पूंजी की इकाइयाँ 0 0 है और श्रम की इकाइयाँ भी 0 0 है
तब जो प्रोडक्शन है वो 0 हो रहा है। और जब पूंजी की 15 इकाइयाँ और श्रम की 1 इकाई और पूंजी की 1 इकाई का जब उपयोग किया जा रहा है तो 15 टन उत्पादन हो रहा है। दोनों की यदि हम 2-2 इकाइयाँ लेते हैं तो 27 टन प्रोडक्शन हो रहा है। और यदि पूंजी की 3 इकाइयाँ और श्रम की 1 इकाई ले रहे हैं तो 24 टन उत्पादन हो रहा है। इस तरीके से आप अलग अलग उत्पादन देख सकते हो कि जैसे जैसे साधनों के संयोग परिवर्तित होते हैं उत्पादन भी परिवर्तित हो जाता है। अल्पकाल में उत्पादन फलन उत्पत्ति के नियम, प्रतिफल के नियम, प्रोडक्शन फंक्शन इन द शॉर्ट रन, लॉज ऑफ रिटर्न्स। जब अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करती है, उसे उत्पादन की मात्रा में जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं वे अल्पकालीन उत्पादन फलन के विषय है तथा उत्पत्ति के नियमों अथवा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से पुकारे जाते हैं। उत्पत्ति के 3 नियम होते हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति के इन तीनों नियमों के स्थान पर उत्पत्ति का एक ही नियम मानते हैं तथा उसे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से पुकारते हैं तथा इन तीनों नियमों को एक ही नियम की 3 विभिन्न अवस्थाएं मानते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाएं: उत्पत्ति वृद्धि, उत्पत्ति समता और उत्पत्ति ह्रास नियम, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उत्पत्ति वृद्धि नियम हमें ये बताता है कि किसी समय विशेष पर उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन अथवा कुछ साधनों को बढ़ाया जाता है तो इससे कुल उत्पत्ति में वृद्धि साधनों में की गई वृद्धि से अधिक अनुपात में होती है। उदाहरण के लिए यदि परिवर्तनशील साधन की मात्रा में 10% वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में 10% से अधिक वृद्धि होती है तो इसे हम उत्पत्ति वृद्धि नियम की संज्ञा देंगे। एडम स्मिथ, मार्शल आदि अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति वृद्धि नियम को विनिर्माण उद्योगों से संबंधित किया था, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति वृद्धि नियम केवल विनिर्माण उद्योगों तक ही सीमित नहीं है। यह नियम उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में क्रियाशील होता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम के संबंध में मार्शल का दृष्टिकोण। मार्शल ने उत्पत्ति वृद्धि नियम को विनिर्माण उद्योगों का नियम बतलाया है। मार्शल के अनुसार विनिर्माण उद्योगों में श्रम तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पत्ति का पैमाना बड़ा होने से उत्पादन व्यवस्था का सुधार हो जाता है। उत्पादक के लिए श्रम विभाजन को अपनाने तथा मशीनों का पूरा लाभ इसमें लिया जाता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण। उत्पत्ति वृद्धि नियम के संबंध में मार्शल के दृष्टिकोण को आधुनिक अर्थशास्त्री गलत मानते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार उत्पत्ति वृद्धि नियम कृषि उद्योग तथा उत्पादन के अन्य सभी क्षेत्रों में लागू होता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम की कार्यशीलता को एक काल्पनिक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तालिका 13.2 में श्रम तथा पूंजी की मात्राओं में परिवर्तन करने पर प्राप्त कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन दिखाया गया है। यहाँ पे जो एक साधन को स्थिर मान लिया गया है जिससे पूंजी को, और जो श्रम साधन है उसे परिवर्तनशील साधन माना गया है। तो यहाँ पे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में लगातार परिवर्तन किया गया है, हर बार एक इकाई में, और कुल उत्पादन दिया हुआ है, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन। और फर्स्ट इकाई से कुल उत्पादन हो रहा है 25 एंड सेकंड से हो रहा है 60, थर्ड से 120, फोर्थ से 200 और 5 इकाइयों से
300 उत्पादन हो रहा है। सीमांत उत्पादन हम देख सकते हैं कि एक इकाई से जो उत्पादन हो रहा है वो 25, दूसरी इकाई का उत्पादन दूसरी इकाई लगाने पर कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है 35 का। फिर तीसरी इकाई लगाने पर कुल उत्पादन में परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से जो सीमांत उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई, एक अतिरिक्त श्रमिक साधन को लगाने पर कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है वो सीमांत उत्पादन कहलाता है। तो इस तरीके से सीमांत उत्पादन दिया हुआ है। और उस औसत उत्पादन भी हम निकाल सकते हैं कि जो कुल उत्पादन है उसमें श्रम की कुल इकाइयों का भाग दे दीजिए तो औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। तालिका 13.2 से स्पष्ट होता है कि परिवर्तनशील साधन की हर एक इकाई की वृद्धि से कुल भौतिक उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है, क्योंकि सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों बढ़े हुए हैं। और इसे हमें जो आपका औसत उत्पादन है और सीमांत उत्पादन है और कुल उत्पादन है उसको हम डायग्राम द्वारा भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पे हमने नीचे परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ ले ली है, श्रम की इकाइयाँ, और पूंजी को हमने फिक्स कर रखा है, तो जैसे 1 या 2, 3 कोई भी हो सकती है। और उत्पादन को ले लिया है क्विंटल में, तो इधर आपका उत्पादन हो गया। जिसे हम यहाँ पे सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 इकाई पर आपका जो औसत उत्पादन है वो कितना हो रहा है 25 हो रहा है, फिर आपका 30 हो रहा है, 40, 50, 60 और इन पॉइंट्स को मिला दिया गया है। तो हमारा ये औसत उत्पादन वक्र बन गया है। ऐसे ही एमपीपी के लिए सीमांत उत्पादन के लिए भी हमने जो सीमांत उत्पादन है उन सबको उत्पादन और परिवर्तनशील साधन की जो इकाइयाँ है उनको एक सीधी रेखा में मिला दिया गया है कि कितनी इकाइयों से कितना उत्पादन हो रहा है, और इस तरीके से हमें सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति वृद्धि नियम की लागतों के संदर्भ में व्याख्या करने पर इसे लागत ह्रास नियम के नाम से पुकारा जाता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने पर कुल लागत घटती दर से बढ़ती है, अतः सीमांत लागत एवं औसत लागत दोनों घटती हुई होती है। क्योंकि उत्पत्ति वृद्धि नियम या इसे दूसरा नाम दिया लागत ह्रास नियम, क्योंकि इसके अंदर लागत आपकी लगातार कम हो रही है, क्योंकि जितनी आपकी लागत बढ़ रही है उससे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन बढ़ रहा है।